नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बहराइच में मारे गए हिंदू राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज अपने शो में बताऊंगी रिपोर्ट में लिखी हर एक बात, बताऊंगी कैसे कट्टरपंथियों ने जानवर की तरह एक हिंदू को नोचा, बताऊंगी कैसे हत्या से पहले राम गोपाल को बुरी तरह से सताया गया, तड़पाया गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल भी है कि कैसे एक झंडा उतारने पर पूरी मुस्लिम भीड़ ने हिंसा फैला दी। तो इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहराइच हिंसा में बड़ा अपडेट, सामने आई राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कांप जाएगी रूह। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई थी। गोली मारने से पहले उसको सताया गया था। आरोपियों ने प्लास से उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए थे। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इतने से जब कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा तो उसे 35 गोलियां मारी गई। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले शो कॉल्ड हिंदुओं के मुंह पर तमाचा लगा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। आखिर क्यों हिंदू त्योहारों पर जुलूसों पर हमले हो रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? कहां से मैसेज आ रहे हैं कि पत्थर मारो, दंगा करो और गोलियां चलाओ? हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ऐसे ही कई सवाल लोगों के दिल और दिमाग में घूमते हैं जब कहीं भी हिंसा की खबर आती है। ये सब सवाल एक बार फिर बहराइच हिंसा को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर एक झंडा उतारने पर एक इंसान को मौत के घाट क्यों उतारा गया। और ये सवाल और ज्यादा दिल और दिमाग में घूमेंगे जब हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बात बताएंगे। गोली मारने से पहले टॉर्चर, नाखून उखाड़े, करंट लगाया, राम गोपाल के शरीर में मिले 35 छर्रे, रोंगटे खड़े करती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मूर्ति विसर्जन के दौरान आरोपियों ने राम गोपाल को अगवा कर उसकी हत्या को अंजाम दिया था। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। इसमें पता चला कि 22 साल के राम गोपाल को आरोपियों ने गोली मारने से पहले इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने उसकी मौत के बाद उसे गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राम गोपाल की मौत की वजह बिजली के करंट और ब्रेन हेमरेज होना बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राम गोपाल के शरीर पर गोलियों के 35 छर्रे लगने के निशान थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे भरुआ कारतूस मारी गई थी। सिर, माथे और हाथ पर धारदार हथियार के हमले के निशान भी हैं। पुलिस ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या से पहले राम गोपाल की बुरी तरह उसको तड़पाया गया था। राम गोपाल के पैर के नाखूनों को खींचकर बाहर निकाला गया था। अंगूठे इसकी गवाही दे रहे थे। इतना ही नहीं, मारने के लिए उसे करंट भी लगाया गया था। इसके अलावा धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई सारे वार किए गए थे। राम गोपाल के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर कई जगह धारदार हथियार के वार करने के गहरे निशान भी मिले हैं। इसी प्रकार आंखों के पास भी नुकीले हथियार से हमला किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी आंखें निकालने की कोशिश की गई हो। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल ने एक इमारत पर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर नीचे फेंक दिया था और उसके स्थान पर भगवा झंडा लहरा दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उसे भीड़ के बीच से ही अगवा कर लिया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फॉरेंसिक डॉक्टरों के मुताबिक करंट लगने और घाव से ज्यादा खून बहने की वजह से राम गोपाल को ब्रेन हेमरेज हो गया और इसकी वजह से मौत हुई है। आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुस्लिमों के मोहल्ले में पथराव हुआ। इसके बाद राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया। उसने छत पर जबरदस्ती भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने सीढ़ियों पर राम गोपाल मिश्रा को पकड़ लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पथराव और गोलीबारी में लगभग 6 लोग घायल हुए थे। वही बात सामने आ रही है कि आरोपी अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की सिंगल बैरल लाइसेंसी बंदूक है। इसी बंदूक से हत्या की बात सामने आ रही है। वारदात के बाद से ही अब्दुल और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलमान उर्फ रिंकू और फहीम फरार है। सूत्रों के अनुसार हिंसा के बाद से ही ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है
और इनकी गतिविधियों को देखते हुए उनके नेपाल की ओर भागने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बहराइच के नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सीमा पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि आरोपी किसी भी तरीके से देश छोड़कर बाहर न जा सके। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ये आरोपी नेपाल में अपने रिश्तेदार के घर में छिपे हैं। नेपाल में भी अब्दुल हमीद की सरफा की दुकान है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसके तहत विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। इनमें एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट शामिल है। ये सभी इकाइयां मिलकर विशेष अभियान चला रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कट्टरपंथियों का आतंक जारी, सीएम योगी ने संभाली कमान, आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक मामूली कहासुनी एक बड़ी हिंसा में कैसे तब्दील हुई, कैसे बदल गई। वही सिर्फ बहराइच या पूरे यूपी की बात नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, ये अपनी हरकत दिखाने से बाज नहीं आते और ये सब अचानक नहीं होता है और ये 1 या 2 दिन की प्लानिंग का खेल नहीं है। इसके लिए कट्टरपंथी महीनों की प्लानिंग करते हैं और इसके लिए बाकायदा दुश्मन देश ने फंडिंग भी करते हैं ताकि देश में आतंक फैला सके, हिंदू पर हमले कर सके। और हैरानी तो तब होती है जब कुछ वोट बैंक के चक्कर में कई राज्यों की सरकारें इनके आगे घुटने टेक देती है और हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। लेकिन ये घटना योगी के राज में हुई है, जहां अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। हर एक आरोपी को चुन चुन कर सजा मिलती है, या तो जेल की सलाखों में जिंदगी बितानी होती है या फिर लास्ट 2 ऑप्शन है, एक एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। इसी के चलते बहराइच मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो एफआईआर पहले से दर्ज हुई थी उनमें अभी नामजद 5 आरोपियों में कई गिरफ्तारियां नहीं हुई है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर मृतक राम गोपाल मिश्रा के भाई की शिकायत पर दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज हुई है, तो तीसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज हुई है। पुलिस और भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। कार्रवाई के तहत महसी सर्कल के सीओ रुपेंद्र गौड़ को हटा दिया गया है। नए सर्कल अफसर रवि खोकर की तैनाती की गई है। हिंसा के तीसरे दिन हालात अब काबू में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए अलग अलग टुकड़ियों को बुलाया गया था। आलम यह है कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एसीएस होम संजीव गुप्ता के साथ साथ अन्य आला अधिकारी खुद कैंप कर रहे हैं। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बंद कर दी गई है। हिंसा की आग में 2 दिन धधकने के बाद बहराइच में मंगलवार को तीसरे दिन पूरी तरह शांति रही। वहीं बहराइच में भड़की हिंसा का बुधवार को चौथा दिन रहा। हालांकि लोगों में दहशत और तनाव अभी भी कायम है। पूरे नगर में पुलिस और पीएसी मुस्तैद है, अधिकारी गश्त कर रहे हैं। वहीं महाराजगंज जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां 2 किलोमीटर इलाके में पूरी मार्केट बंद है। प्रशासन ने लोगों से दुकानें खोलने की अपील की है, लेकिन डर की वजह से अभी कोई खोलने को तैयार नहीं है। जिस इलाके में बवाल हुआ वहां के अधिकांश लोग अभी अपने घरों में कैद हैं। पुलिस अब आने जाने वालों को रोक नहीं रही है। ऐसे में देखना होगा कि इलाके में हालात कब जाकर सामान्य होते हैं, लोगों के अंदर का डर कब खत्म होता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।